डीसी ऑफिस के करीब पहुंचते ही मुझे फौरन ऑटो रिक्शा मिल गया। मैंने उसे ब्लू डायमंड होटल पहुंचाने की फरमाइश की। मैंने उसे कहा कि वो होटल पहुंचकर कुछ देर इंतजार कर ले तो मुझे वापस भी आना है। इस सूरत में उसे 2 तरफा किराए के अलावा 10 रुपया टिप भी मिलेगी। ये सुनकर वो खुशी खुशी राजी हो गया। शायद उसी जोश मुसर्रत में उसने रिक्शे की रफ्तार भी काफी तेज रखी और हम काफी जल्दी मंजिल पर पहुंच गए। मैंने उसे कहा, रक्षा फाटक से अंदर ले चलो ताकि वक्त जाया ना हो। उसने कहा, रक्षा अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है साहब, दरबान शोर मचाता है। मैंने कहा, तुम पोर्च से कुछ पहले ही रक्षा रोक लेना, अगर दरबान फिर भी एतराज करे तो उससे मैं निमट लूंगा। उसने कदरे झिझकते हुए मेरी हिदायत पर अमल किया। उसने ठीक कहा था। रक्षा पोर्च वाली सड़क पर मुड़ा ही था कि दाखिली दरवाजे पर तैनात दरबान ने जोर जोर से हाथ हिलाकर उसे रुकने और वापस पलटने को कहा। मैंने रिक्शे वाले को कहा, मैंने जो कहा उस पर अमल करो, समझे? उसने हाँ में गर्दन हिलाई, ताहम मेरी हिदायत के मुताबिक रक्षा पोर्च में ले जाने की बजाय पहले ही रोक दिया। उधर लंबा चौड़ा भारी भरकम गुरखा दरबान तेज तेज कदमों से जारहाना अंदाज में रिक्शे की तरफ बढ़ा। मैं उसके करीब पहुंचने से पहले ही रिक्शे से उतर गया। इससे पहले कि वो रिक्शे वाले की सरजनिश करता, मैंने उसे डपट कर कहा, तुम्हें क्या मसला है? क्यों थानेदार बन रहे हो? क्या मुसाफिर रिक्शे में इस होटल में ठहरने नहीं आ सकते? रिक्शे वाले की बजाय मुझे सामने पाकर दरबान पहले ही झिझक कर रुक गया था। मेरा लहजा इतना दबंग था कि वो गड़बड़ा गया। बिलाखिर उसने अपना हौसला यकजा करते हुए कहा, मसला मेरा नहीं है सरकार, मैनेजमेंट की तरफ से। मैंने उसकी बात काट कर कहा, लगता है तुम्हारी मैनेजमेंट अभी तक गोरों के दौर में जी रही है। मैं गौतम सिंघानी से बात करूंगा इस बारे में, मगर खबरदार, रिक्शे वाले से झगड़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरे हुक्म पर यहाँ आया है। मुझे जल्दी से अपने कमरे से कुछ सामान लेकर फौरन वापस जाना है, समझ गए? गौतम के नाम ने पहले ही उसकी फूंक निकाल दी थी। रही सही कसर मेरे तहक्कुमाना लहजे ने पूरी कर दी। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और मरे मरे कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने जानबूझकर अपनी रफ्तार कम कर ली थी, लिहाजा मेरे दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही वो अपनी मखसूस जगह इस्तादा हो चुका था। मेरे पहुंचने पर उसने सलूट मार कर इस्तकबाल किया। मैंने सर के इशारे से उसका सलाम कबूल किया और उसके पास से गुजरते हुए मुट्ठी में दबा 10 रुपए का नोट हाथ पीछे करके उसे थमा दिया। मैंने उसके चेहरे के तासुरात देखने की जहमत नहीं की थी, अलबत्ता मुझे अंदाजा था कि अब वो कभी मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं करेगा। मैं होटल के इस्तकबालिया पर पहुंचा तो इत्तेफाक से वहां असलम अली और मुझे कमरा देने वाले कमल भाटिया की ड्यूटी थी। उसने मुझे देखकर एहतराम से प्रणाम किया। मैंने सलाम कबूल करके पूछा, सामंत जी अपने कमरे में वापस आ चुके हैं ना? उसने पुरजोश लहजे में कहा, जी हाँ, अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं। मैंने इस्तफहामिया अंदाज में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने दरवाजे का लट्टू घुमाया तो उसे मुकफ्फल पाया। तभी मैंने असलम की तहक्कुम आमेज आवाज सुनी, हु इज देयर? मैंने कहा, दरवाजा खोलो भाईजान, ये मैं हूँ। चंद ही सानियों में दरवाजा खुल गया। मेरे दाखिल होते ही असलम ने दरवाजा दोबारा मुकफ्फल कर दिया और फिर मुझसे मुखातिब हुआ, खैरियत तो है भैया? तुम कहाँ से टपक पड़े? तुम्हें तो वहीं रुकना था। मैंने कहा, सब ठीक है असलम भाई, दरअसल वहाँ कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे लगा अपना जरूरी सामान साथ रखना लाजिम है, इसलिए मैं होटल से अपने कपड़े लेकर आने का बहाना करके निकल आया हूँ, मगर मुझे जल्द से जल्द वापस पहुँचना है। वहाँ मेरे एजाज में खुसूसी ज़ियाफत का एहतमाम किया गया है। असलम अली ने खुशगवार लहजे में कहा, अच्छा तो ये अय्याशियां हो रही हैं वहाँ? मैंने मसनूई बेचारगी के साथ कहा, अपना फर्ज निभाने के लिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है भैया। मेरा ये उज़र सुनकर उसने कैका लगाया और फिर कहा, इसका मतलब है मैंने इजाफी सफरी बैग लाकर अच्छा ही किया है। मैं वहाँ से सीधा बाजार चला गया था। वहाँ से पहले 2 सस्ते से बैग खरीदे और फिर 3 सादे और सस्ते से लिबास के जोड़े खरीद कर इनमें से एक बैग में डाल लिए। रतन के बंगले में खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना, बस कुछ ही देर पहले यहाँ वापस आया हूँ। मैंने कहा, ये तो तुमने बहुत समझदारी का काम किया, अलबत्ता मुझे अपने लिए बहुत शानदार से मलबूसात छांट कर इस कीमती वाले सूट में ले जाने पड़ेंगे। आखिर बड़ौदा के रईस का रूप अपना रखा है। कमरे के गुस्ल खाने में बाथ टब के पीछे मेरा कीमती खजाना बदस्तूर महफूज था। मैंने पोलराइड कैमरा और उसके तमाम कार्ट्रिज निकाले और अपने अटैची केस की तह में छुपाकर उन पर अपने मुंतखब करदा मलबूसात रख दिए। असलम अली ने मेरे मेकअप का जायजा लिया और थोड़ी सी तजदीद के बाद जाने की इजाजत दे दी। मैंने इस्तकबालिया पर पहुंचकर कमल को कहा कि मुझे 1-2 दिन के लिए अपने गाँव जाना है। मेरी गैर मौजूदगी में सामंत जी का अच्छी तरह ख्याल रखा जाए। कमल ने यकीन दिलाया कि मेरी हिदायत पर हर्फ बहर्फ अमल किया जाएगा। रिक्शे वाला बेताबी से मेरा मुंतजिर था। मैंने सवार होने के बाद पूछा, दरबान ने दोबारा तो तंग नहीं किया? उसने हंसते हुए कहा, नहीं सरकार, उसका तो आपने पक्का इंतजाम कर दिया है, मैं देख रहा था। मैंने कहा,
اس کا بھی قصور نہیں ہے, बेचारा हुक्म का गुलाम है. अच्छा अब फटाफट वापस चलो, पहले ही देर हो चुकी है. रक्शे वाला मेरे लहजे में उजलत भांप कर लगभग रक्षा उड़ाते हुए मंजिल की तरफ रवाना हुआ और हम पहले से भी कहीं जल्दी रतन के बंगले के फाटक पर पहुंच गए. रक्षा जैसे ही रुका, हस्बे मामूल बगली दरवाजे से मुसल्ला संतरी निकल कर मुस्तैदी से आगे बढ़ा. तभी मैंने आवाज लगाई, प्रभात, मैं अपना सामान ले आया हूँ, जरा फाटक खोल दो. प्रभात जरा सा ठिठका और फिर मुझे देखकर ताबेदारी से सर हिलाया और फाटक खोलने चला गया. अपने सूटकेस समेत रक्शे से उतरा और किराए के अलावा रक्शे वाले को 10 रुपए की बजाय 20 रुपया टिप दी. खुशी से उसकी बातें खिल गईं और उसने एहसानमंदाना लहजे में मुझे प्रणाम किया और रक्षा मोड़ लिया. मैं सूटकेस उठाकर दाखिली दरवाजे की तरफ मुड़ा तो देखा कि पूर्णिमा वहाँ खड़ी है. उसने नया और दिलकश लिबास पहन रखा था और ताज़ा मेकअप में दुश्मने अक्लो दिल दिखाई दे रही थी. शायद उसने रिक्शे वाले के साथ मेरी दरिया दिली भी देख ली थी. मुझसे नजरें दो चार होने पर उसके गुलाबी लबों पर कातिलाना मुस्कुराहट उभरी. बोली, आपने तो परेशान कर दिया भावेश जी, बिन बताए चल दिए. भानव ने बताया तो मेरा दिल धक से रह गया कि कहीं हमारी किसी गुस्ताखी से नाराज होकर तो नहीं चले गया. मैंने कदरे लगावट भरे लहजे में कहा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं भला आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? आपने तो अपनों से भी बढ़कर मेरी खातिर मदारत की है. मैं तो आप ही के हुक्म की तामील में अपना होटल से हिसाब बेबाक करके अपना सामान लेने चला गया था. जब यहाँ ठहरना है तो फिर बिला वजह होटल के कमरे का किराया क्यों भरा जाए? क्यों, मैंने ठीक कहा ना? पूर्णिमा ने पुरजोश लहजे में कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया. इसका मतलब है आप सचमुच एक समझदार इंसान हैं जो मेहनत से कमाए हुए धन की इज्जत और कदर करना जानते हैं. मैंने कहा, शुक्रिया पूर्णिमा जी, मैं इस सूटकेस को अपने कमरे में रख देता हूँ. पूर्णिमा ने कहा, हाँ, फिर जल्द से जल्द खाने के कमरे में पहुंचने की कोशिश करें. भानव ने बताया कि जैसे हुक्म मिलेगा वो खाना परोस देगा. मैंने कहा, मुझे तो आप बस पहुंचा ही समझें, असल काम तो आपको करना है, यानी अपने रतन जी को खाने की मेज पर लाना. कहीं वो तबीयत की खराबी का उज़्र न करें. पूर्णिमा ने पुरएतमाद लहजे में कहा, फिक्र न करें. उसने इनकार भी किया तो मैं उसे साथ लेकर आऊंगी. वैसे वो खाने के मामले में नखरे दिखाने का आदी नहीं है. हमारी बेशुमार झड़पें खाने की मेज पर हो चुकी हैं. वो कभी खाना अधूरा छोड़कर नहीं उठा. आज तो वैसे भी उसका पसंदीदा खमन ढोकला दस्तरखान पर सजेगा. मैंने कहा, क्या मेरी तरह आप भी खमन ढोकला नहीं खाती? उसने जल्दी से कहा, मैं तो भानव के हाथ का खमन ढोकला काफी शौक से खाती हूँ. आप क्या बिल्कुल नहीं खाते हैं? मैंने कहा, मुझे पहले बहुत पसंद था मगर बार बार आजमाया है. उसे खाने के बाद मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं बचने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ. उसने हैरत भरे लहजे में कहा, अच्छा, हाजमा करने के लिए तो खमन में राई का तड़का लगाया जाता है. फिर भी अगर आपको ये रास नहीं आता तो इससे गुरेज ही बेहतर है. ये सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया. मेरे मंसूबे की कामयाबी के लिए जरूरी था कि वो दोनों मियाँ बीवी शौक से खमन ढोकला खाएं और मुझे इससे मुकम्मल परहेज करना था, वरना उन दोनों के साथ साथ मैं भी घोड़े बेचकर सो जाता और मेरा काम धरे का धरा रह जाता. मैंने खाने के कमरे में जाने से पहले बावर्ची खाने में झांक कर देखा. भानव ने खुश दिली से मेरा खैर मकदम किया और दरखास्त की कि जल्द से जल्द खाने की मेज पर पहुंच जाऊं, क्योंकि आखिरी आइटम यानी मछली बस तैयारी के आखिरी मरहले में है. मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और खाने के कमरे में पहुंच गया. कुछ ही देर के बाद पहले पूर्णिमा और फिर रतन भी कमरे में दाखिल हुआ. मैंने रतन के चेहरे का बगौर जायजा लिया. वो काफी संजीदा दिखाई दे रहा था. मैं जिस तरह जबरदस्ती का मेहमान बनकर उसके सीने पर चढ़ बैठा था, उसके पेश नजर उसका जज्बाती तनाव का शिकार होना कोई अचंभे की बात नहीं थी. ताहम मैंने उसे मुखातिब करके खुश मिजाजी से कहा, अब कैसी तबीयत है रतन जी? आराम से कुछ फर्क पड़ा या नहीं? उसने अपना लहजा मामूल पर रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ भावेश जी, मिजाज पुरसी का शुक्रिया. पूर्णिमा ने चहक कर कहा, अभी भानव के हाथ का खमन ढोकला खाने के बाद मिजाज की रही सही गिरानी भी दूर हो जाएगी. मुझे पता है आपके हिस्से का भी रतन ही खाएगा. रतन ने कदरे हैरानी से मुझसे पूछा, क्या आप खमन ढोकला नहीं खाते? मैंने उदास से लहजे में कहा, किसी जमाने में बहुत खाता था, मगर 40 का होने के बाद से जब भी उसे खाता हूँ पेट में गैस बनने लगती है, इसलिए अब इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाता. मेरी बात सुनकर रतन ने अफसोस से सर हिलाया. जैसे खमन ढोकला जैसी अजीम नेमत से महरूमी का सुनकर मुझसे हमदर्दी महसूस कर रहा हो. उसके साथ ही उसने अपने पसंदीदा सौगात की तरफ हाथ बढ़ा दिया और निहायत रगबत से जर्द बर्फी नुमा खमन ढोकला की 2 टिक्कियां यके बाद दीगरे हड़प कर ली. अलबत्ता पूर्णिमा ने फौरी तौर पर उसका साथ नहीं दिया. तभी भानव ने जल्दी जल्दी मेज पर खाने पीने की अशिया रखना शुरू कर दी. उसने जर्द आमेजे में ढकी हिलसा मछली सबसे आखिर में हमारे सामने रखी.
जर्द मसाले में ढके मछली के कत्लों से महकती भाप उठ रही थी। मैंने बेताब से लहजे में कहा, जायके से पहले तो इसकी खुशबू से ही जी ललचा रहा है पूर्णिमा जी। उसने खुश होकर कहा, ये राई और सरसों के तेल की महक है भावेश जी। इसके मसाले की जर्दी पिसी हुई राई और हल्दी की देन है। मुझे ये जीरे के चावलों के साथ पसंद है, मगर आप चाहें तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं। मैंने कहा, मुझे ये चावलों के साथ ही पसंद है, मेरे लिए निकाल लें, इसी से खाना शुरू करता हूँ। जायका कदरे खट्टा मीठा और तीखा होने के बावजूद मुझे मछली खाने में मजा आया। मैंने पहला कतला खत्म होते ही तारीफ की, कहा मानना पड़ेगा भानव बहुत ही कमाल के खाने बनाता है। लज्जत तो अपनी जगह, मछली की नरमी और रसीलेपन की जितनी तारीफ की जाए कम है। पूर्णिमा ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, भानव अपनी महारत से खाने के जायके को 4 चांद लगा देता है। वैसे हिलसा मछली के इस रसीलेपन और नरमी की असल वजह यह है कि इसे तेल में तलते नहीं हैं, बल्कि मसालों के आमेजे में सरसों का तेल मिलाकर सिर्फ भाप में पकाया जाता है। मैंने इल्म में इजाफा करने पर उसका शुक्रिया अदा किया और खाने से भरपूर इंसाफ किया। ताहम मेरी तवज्जो उसी पर मरकूज रही कि पूर्णिमा ने खमन ढोकला खाया या नहीं। मैंने उस वक्त इत्मीनान का सांस लिया जब उसने मछली के बाद खमन ढोकले के भी 2-3 टुकड़े खा लिए, जबकि रतन का तो दूसरा दौर चल रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि खाने के बाद वो दोनों गहरी गुनूदगी तारी होने के बाद ही अपनी ख्वाबगाह में जाएं, ताकि दोनों मियाँ बीवी नींद के हाथों इतने बेबस हो चुके हों कि वो अपनी ख्वाबगाह अंदर से मुकफ्फल करने या कुंडी लगाने की जहमत न करें। अलबत्ता ये खदशा अपनी जगह था कि कहीं बैक वक्त गुनूदगी छाने पर वो हैरानी में मुब्तला न हो जाएं। लिहाजा मैंने खाने के बाद चाय पीते हुए कहा, मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, लिहाजा मैं लॉन में कुछ देर टहलूंगा। अगर आप दोनों भी मेरा साथ देना चाहें तो चलें। रतन ने जल्दी से कहा, मैं तो माजरत चाहूंगा, मुझे कुछ थकन महसूस हो रही है, इसलिए मैं तो अब अपने कमरे में जाकर आराम करूंगा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ हाँ जरूर। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, रतन 2 रातों से जाग रहा है, ये भी बस अब घोड़े बेचकर सोएगा। अलबत्ता मैं आपका साथ दूंगी। रतन ने सर हिलाकर उसकी तायद की। मैंने चाय की प्याली खत्म करते हुए कहा, अच्छा तो फिर चलें, कहीं मुझ पर भी सुस्ती तारी न हो जाए। हम दोनों बंगले के लॉन में आ गए, जहाँ रोशनी का मुनासिब इंतजाम था। पूर्णिमा की तजवीज पर हम सब्ज घास पर नंगे पांव टहलने लगे। वो काफी अच्छे मूड में नजर आ रही थी। वो मुझे यूनिवर्सिटी के जमाने के किस्से सुना रही थी, मगर हमने दूसरा चक्कर ही लगाया था कि उसने एक लंबी सी जमाई भरी और फिर उसके कदम रफ्ता रफ्ता सुस्त होने लगे। मैंने जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसकी कैफियत में तब्दीली महसूस कर चुका हूँ। हम तीसरे चक्कर के दरमियान में ही थे कि वो ठहर गई। मैंने हैरानी से पूछा, आप रुक क्यों गई? आगे बताएं ना, आपकी सहेली अपने उस्ताद के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ी गई तो क्या हुआ? उसने गुनूदा से लहजे में कहा, बाकी बातें सुबह होंगी, असल में मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, मुझे अपने कदम भारी महसूस हो रहे हैं। मैंने कहा, मुझे भी गुनूदगी सी महसूस हो रही है, शायद मुरगन खाने के असरात हैं, चलें अब अंदर चलते हैं। मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि ख्वाबावर सुफूफ का असर जोर पकड़ रहा है। पूर्णिमा को अपनी चप्पलें पहनने में भी मुश्किल हुई तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। वो लगभग लड़खड़ाते हुए नशिस्त गाह में पहुंची। मैंने कहा, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही गहरी नींद आ रही है पूर्णिमा जी, चले मैं आपको ख्वाबगाह तक छोड़ देता हूँ। उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई। मैं उसे सहारा देकर उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे तक ले गया। वो अंदर दाखिल हुई और सीधी जहाजी साइज मसहरी पर रतन के पहलू में तकरीबन गिर पड़ी। उसका शौहर पहले ही खर्राटे ले रहा था। मैं फौरन ही वापस चल पड़ा। नशिस्त गाह में पहुंचकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने वाला था कि अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैं बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ा। मैं वहां पहुंचा तो मुझे भानव कहीं दिखाई न दिया। अलबत्ता वहां नलके के करीब बगैर धुले बर्तनों का ढेर नजर आ रहा था। मेरे लिए भानव को तलाश करना जरूरी था। उसकी तरफ से बेफिक्र हुए बगैर मैं अपना लाहे अमल आगे नहीं बढ़ा सकता था। तभी मुझे याद आया कि असलम अली को रतन के बंगले में मुलाजिम रखवाते वक्त मुझे मालूम हुआ था कि उसका कयाम भानव के साथ वाले सर्वेंट क्वार्टर में होगा। अगर भानव अपना काम खत्म करके अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला गया है तो मसला ही हल हो जाएगा, मगर उसकी तस्दीक बहरहाल जरूरी है। मैं आगे बढ़ा तो राहदारी के आखिरी सिरे पर एक दरवाजे से रोशनी झलकती दिखाई दी। मैं हत्तुल इम्कान बेआवाज कदमों से आगे बढ़ा। उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अंदर से आने वाली कोई आवाज सुनने की कोशिश की, मगर पंखा चलने की हल्की सी घूं घूं के अलावा कोई आवाज सुनाई न दी। मैंने एहतियात से अंदर झांका और फिर जल्दी से पीछे हट गया। मुझे सामने दीवार के साथ चारपाई पर भानव लेटा दिखाई दिया था। एक नजर में अंदाजा नहीं हो पाया था कि वो सो रहा है या जाग रहा है। थोड़े वक्फे के बाद मैंने फिर झांकना चाहा, मगर फिर अचानक सारी बात मेरी समझ में आ गई। लगभग यकीनी बात है कि भानव भी खमन ढोकले का रसिया होगा।
اسی لیے نیند نے اسے بھی بے بس کر دیا ہے اور وہ باورچی خانے میں اپنا کام ادھورا چھوڑ کر سونے چل دیا۔ مگر غنودگی اتنی شدید رہی ہوگی کہ اس نے اپنے کوارٹر میں جانے کی بجائے اسی کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ یقیناً پوری طرح مدہوشی کے عالم میں گہری نیند کے مزے لے رہا ہے۔ میں نے اس بار تقریباً بے فکری سے اندر جھانکا۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بھانو گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ کمرہ اجناس ذخیرہ کرنے کے لیے کام آتا ہوگا۔ مجھے وہاں کئی چھوٹے بڑے ڈبے، کنستر، تھیلے اور بوریاں رکھے نظر آئے۔ میں نے بھانو کی خوابیدگی کے بارے میں اپنے اندازے کی تصدیق ضروری نہیں سمجھی اور کمرے کے باہر ہی سے واپس پلٹ آیا۔ اگر قدرتی نیند سو رہا ہو تب بھی اس کا صبح سے پہلے بیدار ہونے کا امکان کم ہی تھا۔ تب تک میں کبھی کا اپنا کام مکمل کر چکا ہوں گا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا اور اپنے سوٹ کیس سے کپڑوں کے نیچے چھپا ہوا پولرائڈ کیمرہ اور اس کے فلم کارٹریج لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے داخلی دروازے کی کنڈی پہلے ہی بند کر لی تھی۔ میں رتن اور پورنیما کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا تو میرا وہ موہوم سا خدشہ بھی غلط ثابت ہوا کہ کہیں ان دونوں میں سے کسی نے آنکھ کھل جانے پر کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہ کر لیا ہو۔ مگر مجھے سب کچھ ویسا ہی ملا جیسا میں کچھ دیر پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے دروازے میں اندر سے کنڈی چڑھائی اور ایک بار پھر ان دونوں کا جائزہ لیا۔ پورنیما جیسی حسین عورت کے پہلو میں دراز رتن مجھے اس لمحے اور بھی برا لگا اور مجھے اپنی میزبان مہربان خاتون سے مزید ہمدردی محسوس ہوئی۔ تاہم میں نے ان دونوں کا جائزہ لینے پر زیادہ وقت صرف نہیں کیا اور تیزی سے کمرے کے کونے میں رکھی مطالعے کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ گہری نظروں سے جائزہ لینے کے باوجود مجھے وہاں کوئی فائل دکھائی نہ دی، صرف چند انگریزی اور گجراتی کتابیں اور رسالے ترتیب سے رکھے تھے۔ حالانکہ رتن نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ دفتری فائلوں پر کام کرنے کی وجہ سے کئی دن سے نیند پوری نہیں کر پایا ہے اور اسے کل ایک اہم دفتری میٹنگ میں ان فائلوں سے اخذ کردہ مواد کی بنیاد پر تیار کردہ اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے۔ تاہم میں نے اپنے ذہن میں مایوسی طاری نہیں ہونے دی اور ان فائلوں کی تلاش جاری رکھی۔ تبھی میری نظریں میز کی درازوں پر جم گئیں۔ میں نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد قدرے اضطراب کے ساتھ پہلی دراز کھینچی۔ میرے حلق سے اطمینان کی سانس خارج ہوئی۔ سامنے ہی سیاہ اور سرخ ربنوں میں لپٹی کئی فائلیں اوپر تلے رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک نظر رتن اور پورنیما پر ڈالی اور انہیں بے خبر سوتا دیکھ کر سب سے اوپر والی فائل نکال کر اپنے سامنے رکھ لی اور جدید طرز کا لیمپ روشن کر لیا۔ فائل پر کیمیکل امپورٹ ڈیٹا انگریزی کے جلی حروف سے درج تھا۔ میں نے سیاہ فیتے کی گرہ کھولنے سے پہلے توجہ سے دیکھ لیا کہ اسے کیسے اور کہاں گرہیں لگائی گئی ہیں۔ میں نے فائل کھول کر اس میں موجود دستاویزات کے مندرجات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہ دستاویزات دنیا کے مختلف ممالک سے درآمد کیے جانے والے مختلف کیمیکلز کی معلومات اور اعداد و شمار پر مشتمل ہیں۔ اس میں میری دلچسپی کی اصل چیز کیمیکلز کے امپورٹرز کی فہرست تھی، جن کے ناموں کے آگے کیمیکل کے نام، قیمت اور مقدار درج تھی۔ میں اپنا پولرائڈ کیمرہ سنبھال کر کھڑا ہوا اور فوکس درست کر کے ایک تصویر اتار لی۔ فائل میں موجود دستاویزات کا سرسری جائزہ لے کر میں نے فائل بند کر دی اور عین پہلے کی طرح فیتے میں 1.5 گرہ لگا دی۔ وہ فائل احتیاط سے میز پر رکھنے کے بعد میں نے دراز سے دوسری فائل نکالی، اس پر لپٹے سرخ فیتے کی گرہیں کھولی۔ اس فائل کے عنوان پر نظر پڑتے ہی مجھے اپنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا محسوس ہوا۔ وہاں جلی حروف میں پلانٹ کے نقشہ جات درج تھا۔ میں نے بے صبری سے فائل کھولی۔ واقعی فائل میں چکنے کاغذ پر انمٹ سیاہی سے کھینچے گئے نیوکلیر پلانٹ کے مختلف نقشے موجود تھے۔ وہ جسامت میں خاصے بڑے تھے اور انہیں تہہ کر کے فائل میں لگایا گیا تھا۔ میں نے توجہ سے دیکھا تو ان نقشوں کی مجموعی تعداد 5 تھی۔ میں نے انہیں باری باری کھول کر دیکھا۔ ان میں سے 4 نقشے پلانٹ کے مختلف حصوں کا محل وقوع، عمارتوں اور دیگر تنصیبات کے نام اور ان کے محل وقوع کی نشاندہی کر رہے تھے، جبکہ چوتھا نقشہ پورے پلانٹ کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں نے گہری توجہ سے باری باری ان نقشوں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ 5واں نقشہ دراصل باقی 4 نقشوں کا مجموعہ ہے، یعنی وہ 4 نقشے اسی جامع نقشے کے 4 حصوں پر مشتمل تھے۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ان نقشوں کو پوری طرح سمجھنے کے لیے کافی وقت لگانا پڑے گا، لہٰذا میں فوراً ان سارے نقشوں کی باری باری عکس بندی میں مصروف ہو گیا۔ مجھے ان پر کیمرہ درست فوکس کرنے میں مشکل تو ہوئی، مگر میں کوشش کر کے تسلی بخش نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 5 تصویروں کا بغور جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہو کر میں نے پوری احتیاط سے 5 نقشوں کو ان کی اصل حالت میں سابقہ ترتیب کے مطابق فائل میں لگا دیا۔ تیسری فائل میں پلانٹ کے مختلف مشینی حصوں کے اعداد و شمار تھے، ٹربائن، جنریٹر، ٹرانسفارمرز، کنڈینسر وغیرہ۔ مجھے ان میں کوئی خاص دلچسپی محسوس نہ ہوئی، لہٰذا میں نے وہ فائل جوں کی توں بند کر کے رکھ دی۔ چوتھی فائل کھولتے ہی مجھے انگریزی میں ٹائپ کیے ہوئے کئی صفحات دکھائی دیے۔ متن کی سرخی لکھی تھی میری تجاویز۔
मैं समझ गया कि ये वो रिपोर्ट है जो रतन ने तमाम फाइलों का तज्जिया करने के बाद तैयार की है। मैं पूरी यकसुई से पढ़ने लगा। मतन से अंदाजा हुआ कि न्यूक्लियर प्लांट में पानी के 2 नए तालाब तामीर करने का मरहला दरपेश है, जिनके लिए रतन को प्लांट की हुदूद में मुनासिब तरीन जगह का इंतखाब करके एक कमेटी को तजवीज पेश करना थी। अगले सफात में रतन ने नक्शों की मदद से कई जगहों का बारीक बीनी से तज्जिया करके बिलाखिर ये नतीजा खस किया था कि केमिकल जखीरा करने के गोदामों के अकब में मौजूद 1.5-2 एकड़ खाली जगह उन दोनों तालाबों की तामीर के लिए मौजू तरीन है, क्योंकि नौ तामीर शुदा डैम से करीब होने की वजह से समंदरी पानी को पुख्ता नालियों के जरिए इन तालाबों तक पहुंचाना आसान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रतन ने वाज़े निशानदही के लिए केमिकल्स के गोदाम वाले नक्शे और मरकजी नक्शे में खाने बनाए थे, जिनसे उन तालाबों के मुजव्विजा जाए वकू का अंदाजा लगाना आसान था। पेंसिल से बनाए हुए वो भद्दे से खाके मैंने भी देखे थे और मेरी खींची हुई तस्वीरों में भी वो नुमाया थे। मैंने 2 सफ़ात की तस्वीरें खींची और हद्दुल इम्कान कोशिश की कि तहरीर पढ़ने में आ सके। मैं पूरी तरह कामयाब तो नहीं हो सका, मगर मैं असल मतन पढ़ चुका था, इसलिए मुझे समझना मुश्किल नहीं था कि कदरे धुंधली तहरीर का मफहूम क्या है। अपनी दानिश में मेरा काम इत्मीनान बख्श हद तक तकमील को पहुंच चुका था। मैंने 4 फाइलें उनकी साबिका तरतीब और अंदाज में मुताल्ले की मेज की दराज में रख दी और लैंप बुझाते हुए उठ खड़ा हुआ। मैंने कमरे से रुखसत होते हुए दरवाजा ढाल दिया था। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो रात अपने निस्फ की तरफ बढ़ रही थी। कैमरा और तस्वीर सूटकेस में पोशीदा करने के बाद मैं बिस्तर पर दराज हो गया। ताहम कोशिश के बावजूद मुझे देर तक नींद नहीं आई। मेरा जहन इस ताज़ा तरीन कार्रवाई से बेहतरीन अंदाज में फायदा उठाने के तरीके सोच रहा था। ये एहसास मेरे लिए इंतहाई सनसनीखेज था कि मेरे पास तारापुर एटमी प्लांट का जामे तरीन नक्शा पहुंच चुका है। अब मुझे उसे इस्तेमाल में लाकर अपना आइंदा का लाहे अमल तय करना था। मेरे जहन में यक्के बाद दीगरे कच्चे पक्के मंसूबे जन्म लेते रहे और मैं उन पर गौर फिक्र करके मुस्तरद करता रहा। बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 1 और 1 11 होते हैं। बेहतर यही है कि मैं कल असलम अली की आमद के बाद उसके मशवरे से कोई ठोस मंसूबा साजी करूं। बिलाखिर मुझे नींद आ गई।